नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, अपन चौहान पढ़ रहे थे और पिछली क्लासों के अंदर हमने अजमेर के चौहानों को पढ़ लिया था और रणथंभौर के चौहान पढ़ लिए थे। आज अपन जालोर के चौहानों को पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जालोर के चौहान। तो अगर आपने पीछे वाली क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया आप उन पीछे वाली क्लासों को भी देख लीजिएगा, जिससे ये पूरा का पूरा जो से अपना इतिहास के जो बिंदु चल रहे हैं, इतिहास के जो टॉपिक चल रहे हैं, ये आपके समझ में आएंगे आसानी से। परंतु आपको लगातार इनको देखना पड़ेगा और आप वीडियो को प्लीज पूरा देखा करो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी 30, 40, 50 लोग इस वीडियो को देखते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। एक बार आप अपने स्टेटस पे लगाएं या इसको किसी ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो है वो आगे से आगे वीडियो जो है वो बढ़ता रहे। बाकी मेहनत के अंदर कोई कमी नहीं है। मैंने YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और बहुत सारा स्ट्रगल किया है। कभी स्ट्रगल के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मैंने इतनी जगह स्टूडियो बदला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू चल रहा हूँ और आप लोगों के सहयोग की कामना करता हूँ। और वैसे काफ़ी हद तक मुझे फ़ायदा भी मिलने लगा है। यानी चैनल तो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छे खासे सब्सक्राइब जो है वो हो गए हैं और वॉच टाइम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर सहयोग कीजिए। और साथ में आप सभी को बता दूं कि ग्राम सेवक का जो एग्जाम है उसके लिए मैंने भारत के ऐतिहासिक स्मारक के नाम से 5 या 6 जो वीडियो डाले हैं, उन वीडियो को ग्राम सेवक वाले जरूर देखना। उन वीडियो को देखना ही पड़ेगा वीडियो वालों को, क्योंकि भारत के ऐतिहासिक स्मारक के नाम से यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं है। और जैसे ही अपने चौहान कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं आपको भारत के राजस्थान के योद्धा संत के नाम से एक टॉपिक दिया है वो करवाऊंगा, जो यूट्यूब इतिहास में आज तक योद्धा संत के नाम से किसी ने टॉपिक नहीं करवाया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो बढ़ते हैं अपन। देखो, जालोर के चौहानों की बात करें, अपने जालोर की अगर बात करें तो जालोर जो है, इस जालोर को प्राचीन शिलालेखों के अंदर क्या कहते थे, मैं थोड़ा सा मैप के अंदर बताने की कोशिश करता हूं। इस प्रकार का अपना राजस्थान है और ये जालोर जो है साथियों, इस जालोर को प्राचीन शिलालेखों के अंदर जाबालीपुर कहते थे। क्या कहते थे? जाबालीपुर कहते। प्राचीन शिलालेखों के अंदर इसको जाबालीपुर नाम से जाना जाता था। प्राचीन शिलालेखों के अंदर जालोर को किस नाम से जानते थे? जाबालीपुर नाम से जानते थे। देखो, जाबालीपुर नाम से क्यों जानते थे? क्योंकि यहां पर एक ऋषि निवास करता था जिसका नाम था जाबाला ऋषि। कौन सा ऋषि था? एक ऋषि निवास करता था जिसका नाम था जाबाला ऋषि। और जाबाला ऋषि के नाम पर ही अपने जालोर का नाम क्या पड़ता है? जाबालीपुर पड़ता है। कौन से ऋषि के नाम पर? तो जाबाला ऋषि के नाम पर जालोर का नाम क्या पड़ता है? तो जाबाला ऋषि के नाम पर जालोर का नाम जो है वो जाबालीपुर पड़ता है। उसके बाद में देखो भी, इस जालोर का नाम पहले जाबालीपुर था और उसके बाद में इस जालोर का नाम जो बदल कर क्या कर दिया है, तो इसका नाम जाबालीपुर से जालोर बना है। भी जाबालीपुर से इसको जालोर क्यों कहते हैं? देखो, यहां पर जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण, कौन से वृक्ष की? जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसको क्या कहेंगे? जालोर कहेंगे। जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसको क्या कहेंगे? जालोर कहेंगे। तो पहले जाबाला ऋषि के नाम पर इसको क्या कहते थे? तो जाबाला ऋषि के नाम पर इसको जाबालीपुर कहते थे। और वर्तमान में कौन से वृक्ष की अधिकता? जाल वृक्ष की अधिकता। कौन से वृक्ष की अधिकता? जाल वृक्ष। सर्वाधिक जाल वृक्ष है यहाँ पे, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया है? जालोर नाम। क्या नाम पड़ गया है? जालोर नाम। देखो साथियों, मैं साथ में ही आपको बता देता हूं कि जालोर जो है, इस जालोर के दुर्ग की अगर बात करें, कहां का दुर्ग? जालोर का दुर्ग। जालोर का जो दुर्ग है, इस जालोर दुर्ग को क्या कहते हैं? तो जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी कहते हैं। जालोर के दुर्ग को क्या नाम दिया गया है? सुवर्णगिरी नाम दिया है। जालोर के दुर्ग को क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी कहते हैं। और सुवर्णगिरी के साथ में ही इसको कांचनगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
कांचन गिरी भी कहते हैं, सुवर्ण गिरी भी कहते हैं और साथ में इसको कांचन गिरी भी कहते हैं। साथ में आप ध्यान रखो, एक सुवर्ण गिरी है और एक स्वर्ण गिरी है। क्या नाम है? स्वर्ण गिरी। एक नाम आता है सुवर्ण गिरी और एक नाम आता है स्वर्ण गिरी। तो जो स्वर्ण गिरी है वो कौन से दुर्ग को कहते हैं? जैसलमेर के दुर्ग को कहते हैं। कौन से दुर्ग को कहते हैं साथियों? जैसलमेर के दुर्ग को कहते हैं स्वर्ण गिरी। और सुवर्ण गिरी कौन से दुर्ग को कहते हैं? जालोर के दुर्ग को। और जालोर को प्राचीन शिलालेखों में क्या कहते थे? जाबालीपुर कहते थे। क्या कहते थे? जाबालीपुर कहते थे। उसके बाद में देखो, जालोर जो है, इस जालोर को जाबालीपुर कहते हैं, उसके बाद में जालोर कहते हैं। और यहाँ के दुर्ग का नाम क्या है? तो यहाँ के दुर्ग का नाम है सुवर्णगिरी। यहाँ के दुर्ग का नाम है सुवर्णगिरी। और जालोर के शासकों की जो कुल देवी है जिसका नाम क्या है? आशापुरा माता। कुल देवी का नाम क्या है? कुल देवी का नाम हो जाएगा आशापुरा माता। आशापुरा माता। भी थोड़ा सा क्या है कि लाइटें वगैरह तो सभी सेट कर रखी है, पर नाइट के अंदर वीडियो बनाते हैं जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कुछ फोन में दिक्कत है, तो हो सकता है। बाकी आप वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो अच्छा है, समझ में आएगा, आपको कंटेंट बहुत अच्छा देंगे, ठीक है। तो इनकी कुल देवी है जिसका नाम क्या है? आशापुरा माता। जालोर के अंदर चौहान वंश की अगर बात की जाए तो जालोर के अंदर चौहान वंश की नींव 1181 के अंदर कीर्ति पाल चौहान ने रखी थी। कौन से चौहान ने? कीर्तिपाल चौहान ने। जालोर के अंदर चौहान वंश की नींव 1181 ईस्वी के अंदर कौन रखता है? कीर्तिपाल चौहान रखता है। तो मैं कह सकता हूं कि जालोर में चौहान वंश का जो संस्थापक है जिसका नाम क्या हो जाएगा? तो जालोर के अंदर चौहान वंश के संस्थापक का नाम हो जाएगा कीर्तिपाल चौहान। जालोर के अंदर चौहान वंश के संस्थापक का नाम हो जाएगा साथियों कीर्तिपाल चौहान। ये कीर्तिपाल चौहान था, ये पहले कौन सी शाखा का था? नाडोल शाखा का। कौन सी शाखा का? नाडोल शाखा। कौन सी? नाडोल शाखा। ये देखो, नाडोल के अंदर भी चौहानों ने शासन किया था। नाडोल कहां पर है? पाली के अंदर है। और इस नाडोल पाली वाली शाखा का जो शक्तिशाली या प्रतापी जो शासक है जिसका नाम क्या था? कीर्तिपाल चौहान। इसी ने अपने जालोर वाले क्षेत्र के अंदर 1181 में परमार वंश के कुछ राजपूत थे। कौन से वंश के? परमार वंश के राजपूत थे जिसका नाम था कूंतपाल। एक का नाम था कूंतपाल और दूसरे का नाम था वीर नारायण। क्या नाम था? वीर नारायण। इस कूंतपाल और वीर नारायण को हराकर इसने जालोर के अंदर चौहान वंश की नींव रख दी। ये नाडोल शाखा पाली का एक प्रतापी शासक था। नाडोल शाखा पाली का एक प्रतापी शासक था। देखो, नाडोल शाखा की अगर बात की जाए तो नाडोल शाखा का जो संस्थापक है, नाडोल के अंदर चौहान वंश का जो संस्थापक है जिसका नाम आता है लक्ष्मण देव। क्या नाम आता है? लक्ष्मण देव। और इसने नाडोल शाखा की स्थापना 960 ईस्वी में की थी। देखो, नाडोल के अंदर चौहान वंश का संस्थापक कौन है? लक्ष्मण देव। कौन है? लक्ष्मण देव, जिसने 960 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान है, जिसने 1181 में चौहान वंश की नींव रखी थी। कब रखी थी? 1181 के अंदर चौहान वंश की नींव रखी थी। इस कीर्तिपाल चौहान के लिए इतिहासकार जिसका नाम है मुहणोत नेणसी। क्या नाम है? मुहणोत नेणसी नाम है। एक इतिहासकार है जिसका नाम है मुहणोत नेणसी। इसने कीर्तिपाल चौहान को कहा है कि तू महान राजा। क्या कहा है? कि तू महान राजा कहा है। कीर्तिपाल चौहान को मुहणोत नेणसी ने क्या नाम दिया है? तो मुहणोत नेणसी ने कीर्तिपाल चौहान को कहा है कि तू महान राजा। क्या कहा है? तो कि तू महान राजा कहा है। इस कीर्तिपाल चौहान के बाद के शासकों की अगर बात की जाए तो 2 नंबर पे जो शासक आता है जालोर के अंदर उसका नाम आता है सामंत सिंह। क्या नाम आता है? सामंत सिंह नाम आता है। 3 नंबर पे जो शासक आता है उसका नाम है उदय सिंह। ये कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं है, लेकिन आप फिर भी इनका नाम याद रख सकते हो। एक का नाम आता है चाचिंग देव। क्या नाम आता है साथियों? चाचिंग देव नाम आता है। और उसके बाद में जो शासक आता है उसका नाम है समर सिंह। क्या नाम है? समर सिंह नाम है। और उसके बाद में महत्वपूर्ण शासक जालोर में चौहान वंश का आता है कान्हड़ देव चौहान। नाम है कान्हड़ देव चौहान। देखो, इनका
ये जो समर सिंह तक है इनका कोई ज्यादा मैटर नहीं है, ज्यादा कोई संक्षिप्त इतिहास नहीं है। ये सामंत सिंह मैंने आपको बताया था कि इसने 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज का साथ दिया था। उदय सिंह और चाचिंग देव का मेवाड़ के शासकों के साथ में संघर्ष हुआ था। रूपा देवी का विवाह वाली बात जो मेवाड़ के अंदर मैं आपको बार बार ऑफलाइन के अंदर भी बताता हूं और ऑनलाइन के अंदर भी बता रहा हूं। लेकिन जो महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है कान्हड़ देव चौहान, तो अपन बात करेंगे कान्हड़ देव चौहान की, जिसका समय आता है 1296 से लेकर 1311 ईस्वी तक। 1296 से लेकर 1311 ईस्वी तक का जो समय है वो कान्हड़ देव चौहान का आता है। तो बात समझ में आ रही है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अपना जो जालोर के चौहान वंश का जो महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है कान्हड़ देव चौहान। जालोर के अंदर चौहान वंश का जो महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है कान्हड़ देव चौहान, जिसकी अपन बात करेंगे। और कान्हड़ देव चौहान का समय साथियों क्या रहता है, तो कान्हड़ देव चौहान का समय 1296 से लेकर 1311 ईस्वी तक रहता है। 1296 से लेकर 1311 ईस्वी तक का समय कान्हड़ देव चौहान का रहता है। तो अपना जो टॉपिक है वो है कान्हड़ देव चौहान। कान्हड़ देव चौहान जिसका समय हो जाएगा 1296 से लेकर 1311। 1296 से लेकर 1311। जालोर के चौहानों में सबसे प्रतापी शासक यही था। कौन से चौहानों में, तो जालोर के चौहानों में सबसे प्रतापी जो शासक है जिसका नाम क्या हो जाएगा, कान्हड़ देव चौहान। अगर पूछे नाडोल के अंदर सबसे प्रतापी शासक तो कीर्तिपाल चौहान होगा। नाडोल के अंदर सबसे प्रतापी जो शासक है जिसका नाम हो जाएगा कीर्तिपाल चौहान। जालोर के जो चौहान है साथियों इनको सोनगरा चौहान कहते हैं। कौन सा चौहान कहते हैं, इनको सोनगरा चौहान कहते हैं। जालोर के चौहानों को कौन सा चौहान कहते हैं, तो जालोर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहते हैं, क्योंकि यहां के दुर्ग का नाम सुवर्णगिरी दुर्ग है। क्या नाम है, सुवर्णगिरी दुर्ग। देखो जालोर के चौहानों की अपन बात कर रहे हैं तो इसके समकालीन जो शासक है दिल्ली का, कहां का शासक, दिल्ली का। जालोर के चौहान वंश की अपन बात कर रहे हैं और जालोर के कान्हड़ देव चौहान के समकालीन भी शासक वही होगा जिसका नाम क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जालोर का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 के अंदर एक अभियान भेजा था, गुजरात अभियान। कौन सा अभियान था, गुजरात अभियान, जिसकी जिक्र मैं 2 या 3 बार कर चुका हूं पिछले 2-3 वीडियो के अंदर। और अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी राजा था। कैसा राजा था, साम्राज्यवादी राजा था। और जो साम्राज्यवादी राजा होता है वो अपने साम्राज्य का क्या करता है, विस्तार करता है। और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इनको सबसे बड़ी जो जगह मिलती है वो कौन सी है, गुजरात। क्योंकि गुजरात के अंदर एक मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर, कौन सा, सोमनाथ का। कहानी को जरा गौर से सुनिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 के अंदर गुजरात अभियान के लिए सेना भेजी। इसकी सेना में मैंने आपको नाम बताया था नुसरत खां, जिसकी रणथंबोर अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी। एक का नाम था उलुग खां, एक का नाम था मीर मुहम्मद शाह और एक का नाम था केहब्रू। ये सैनिक थे अलाउद्दीन के। ये सैनिक दिल्ली से मेवाड़ के रास्ते से होकर जाते हैं। कौन से रास्ते से, मेवाड़ के रास्ते से होकर जाते हैं, जो अपन मेवाड़ के अंदर बात करेंगे। मैंने पीछे भी आपको बताया था। गुजरात पहुंचे, यहां पर सैनिकों में आपस में विवाद हो गया, जिसके कारण ये मीर मोहम्मद शाह और केहब्रू जो है वो किसकी शरण में चले जाते हैं, रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान की शरण में चले जाते हैं। बचे नुसरत खां और उलुग खां। नुसरत खां और उलुग खां जो है वो गुजरात से सोमनाथ की मूर्ति को लूटकर ये जालोर के रास्ते से जा रहे हैं। कौन से, जालोर के रास्ते से जा रहे हैं। जब ये लोग जालोर के रास्ते से जा रहे थे तो जालोर का जो राजा है जिसका नाम बताया मैंने, क्या, कान्हड़ देव चौहान। क्या नाम बताया, कान्हड़ देव चौहान। ये जालोर का जो राजा था जिसका नाम था कान्हड़ देव चौहान। ये जालोर के राजा कान्हड़ देव चौहान को इनका पता चल गया
कि भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना है जो गुजरात से सोमनाथ की मूर्ति को लूट कर ले जा रहे। कानड़देव चौहान ने सेना का पीछा किया और पीछा करते हुए उन्होंने नुसरत खां और उल्लू खां से सोमनाथ की मूर्ति को छीन लिया। साथियों, कानड़देव चौहान ने उस सोमनाथ की मूर्ति को राजस्थान के 5 अलग अलग स्थानों पर स्थापित कर दिया। तब यहां से सैनिक जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास में थक हार के। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास में जैसे ही जाते हैं, मतलब मान लो कि भी इतने सारे संघर्ष हुए हैं और संघर्ष के बाद में जा रहे हैं, तो आप मतलब एकदम हम पर आ रहे को जीतियां जाते। अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा, रे क्या हो गया, ऐसे क्यों, मतलब ऐसी हालत क्यों बना रखी है? तो सैनिकों ने कहा, महाराज हम गुजरात गए थे मेवाड़ के रास्ते से, हमारे 2 सैनिक रणथंभौर चले गए और आते वक्त जब हम जालोर के रास्ते से आए तो कानड़देव चौहान ने हमसे कर वसूल किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, अब आप टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले मैं अटैक करूंगा रणथंभौर के ऊपर। अलाउद्दीन ने 1301 के अंदर रणथंभौर पर अटैक किया। उसके बाद में मैं अटैक करूंगा मेवाड़ के ऊपर। तो 1303 में अलाउद्दीन मेवाड़ के ऊपर अटैक करेगा, जो अपन रावल रतन सिंह के अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो है उसको समय मिला थोड़ा सा, और अलाउद्दीन खिलजी जालोर अभियान के लिए सेना भेजता है। 1305 की बात थी, 1305 की बात है। और 1305 के अंदर अलाउद्दीन का एक सैनिक था जिसका नाम था एन उल मुलक मुल्तानी। एन उल मुलक मुल्तानी अलाउद्दीन का एक सैनिक है जिसका नाम क्या है, एन उल मुलक मुल्तानी। इस एन उल मुलक मुल्तानी को अलाउद्दीन ने भेजा जालोर अभियान के लिए। इसके सामने आ जाता है युद्ध के मैदान में कौन, कान्हड़देव चौहान। कौन आ जाता है, कान्हड़देव चौहान आ जाता है। दोनों युद्ध के मैदान में पहुंच गए। रात का समय हो गया साथियों, और जब रात का समय हो जाता है तो दोनों सेनाओं ने अपना अपना शिविर लगा लिया। इस प्रकार से ये तो शिविर हो गया कानड़देव चौहान का, और ये शिविर हो गया एन उल मुलक मुल्तानी का। भी आपको एक आधार मानना है कि इधर से कानड़देव चौहान अपने शिविर से बाहर निकल रखा है, ये एन उल मुलक मुल्तानी, और इधर से कानड़देव चौहान भी अपने शिविर से बाहर निकल रहा। इस एन उल मुलक मुल्तानी बड़ा खतरनाक वाला आदमी था। मुल्तानी ने क्या किया, भी अंदर से एक बोतल मंगवाई। मान लो कि भी इसने कोई इंग्लिश की दारू मंगवा ली, शराब मंगवाई। कानड़देव कोई कम शासक थोड़ी न था, इसने भी अपने सैनिकों से मंगवा ली। अब ये दोनों शराब का सेवन करने लगे, और शराब का सेवन करते करते ये दोनों जो है वो आगे बढ़ते हैं। और इन दोनों के अंदर मतलब कहने का तात्पर्य है कि अलायंस हो जाती है। क्या हो जाती है साथियों, संधि हो जाती। अब ये दोनों बैठकर साथ में पीने लगे, अर्थात इनमें संधि हो गई। रात बीत गई, सुबह हो गई। सुबह जैसे ही हुई, मुल्तानी को पता चला कि भाई ये क्या कर दिया मैंने, तो ये मुल्तानी कहता है कि भाई मैंने ये क्या कर दिया, जिस व्यक्ति के साथ में मैं युद्ध करने के लिए आया था मैंने उसी के साथ में क्या कर ली है, संधि कर ली है। ये सुबह होते ही कानड़देव चौहान से मिलता है और कानड़देव चौहान को कहता है कि देखो भाई हमने संधि तो कर ली है, लेकिन मेरी एक शर्त है। और शर्त क्या है, शर्त यह है कि संधि के अकॉर्डिंग तुम्हें अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाना पड़ेगा। अगर तुम अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नहीं गए तो अलाउद्दीन खिलजी मन ठोक देगा। ठीक है। अब देखो एक इतिहासकार आता है जिसका नाम है बदायूनी। क्या नाम आता है, बदायूनी। बदायूनी कहता है कि इस संधि के अकॉर्डिंग कानड़देव चौहान जो है वो दिल्ली जाता है। संधि के अकॉर्डिंग कानड़देव चौहान जो है वो दिल्ली जाता है। वहां पर इस कानड़देव चौहान का कोई अलाउद्दीन अपमान कर देता है, जिसके कारण युद्ध हुआ था। परंतु मुहणोत नैणसी जो है वो कहता है कि भी बात ये नहीं थी, क्योंकि मुहणोत नैणसी को तो सबका पता है। मुहणोत नैणसी क्या कहता है, मुहणोत नैणसी कहता है कि कानड़देव चौहान स्वयं गया ही नहीं था। कहां पर, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो कौन गया था भाई,
अगर कानड़ देव चौहान नहीं गया तो फिर कौन गया? ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में संधि के अकॉर्डिंग कान्हड़ देव चौहान नहीं जाता है, तो फिर कान्हड़ देव चौहान किसको भेजेगा? अपने पुत्र को भेजेगा। किसको भेजेगा? पुत्र को भेजेगा, जिसका नाम क्या था? वीरमदेव नाम था। क्या नाम था साथियों? वीरमदेव नाम था। कहानी को जरा गौर से सुनना। वही वीरमदेव जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और जब जब हमने स्वयंवर बनाया है तब तक कहानी के अंदर क्या आया है? ट्विस्ट आया। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दरबार लगा रखा था, और अलाउद्दीन खिलजी की एक शहजादी थी, एक पुत्री थी, जिसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा। भी जैसे ही संधि के अकॉर्डिंग वीरमदेव जो है ये अलाउद्दीन के दरबार में जाता है। संधि के अकॉर्डिंग वीरमदेव जब अलाउद्दीन के दरबार में जाता है, जैसे ही वीरमदेव ने अलाउद्दीन के दरबार में एंट्री मारी तो फिरोजा कहती है कि तुमने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी। अब भाई जैसे वीरमदेव ने एंट्री मारी, एंट्री मारते ही फिरोजा के दिल में घंटी बजने लगी। घंटी क्यों बजने लगी? वीरमदेव चौहान बड़ा ही सुंदर खूबसूरत, 7 फुट हाइट थी वीरमदेव चौहान की, 1.5 क्विंटल वजन, बड़ा सुंदर लड़का था। वीरमदेव चौहान के लिए कहा जाता है कि सोनगरा वाको छतरियो इनरो जोश अपार। सोनगरा वाको छतरियो इनरो जोश अपार, जेले कुण इन जगत में वीरमरी तलवार। वीरमदेव इतना शक्तिशाली है कि उसकी तलवार को सहन करना किसी एरे गेरे के बस की बात नहीं है। तो इतना खतरनाक वाला शासक था, यानी खतरनाक व्यक्ति था। तो जैसे ही अलाउद्दीन के दरबार में गया तो इस फिरोजा की नजर पड़ते ही फिरोजा को एक तरफा मोहब्बत हो गई वीरमदेव चौहान के साथ। वीरमदेव चौहान ने जैसे ही फिरोजा की तरफ देखा, वीरमदेव चौहान समझ गया कहानी क्या है। वीरमदेव चौहान यहां पर आकर बैठ गया। वीरमदेव जैसे ही बैठा तो फिरोजा की नजर सीधी वीरमदेव के ऊपर है। अब फिरोजा वीरमदेव को देख रही है और मन ही मन कह रही है कि मैंने तुझे चुन लिया, तुम भी मुझे चुन, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। अब ये वीरमदेव को प्यार की धुन सुनवा रही है, लेकिन वीरमदेव तो इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहा। थोड़ा टाइम बीता, अलाउद्दीन खिलजी को पता चला भी लड़की काफी टाइम हो गया वीरमदेव की तरफ देख रही है। अलाउद्दीन खिलजी गुस्सा हुआ और फिरोजा को कहता है, बेटा क्या कर रही हो, किसकी तरफ देख रही हो? फिरोजा कहती है, पापा मुझे कुछ पता नहीं भाई, मैं तो अगर अब शादी करूंगा तो किसके साथ में करूंगा? इसी वीरमदेव चौहान के साथ में करूंगा। अलाउद्दीन ने समझाया, अरे बेटा ये हिंदू लड़का, हम मुस्लिम, ये शादी होना संभव नहीं है। फिरोजा क्या, पापा मन बेरो को नहीं बात को, चाहे कुछ भी करो, मुझे तो शादी किसके साथ में करनी है? वीरमदेव चौहान के साथ में करनी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1-2 बार फिरोजा को समझाया, लेकिन लड़की की जिद के आगे अलाउद्दीन खिलजी को हारना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव से कहता है, वीरमदेव को बुलाया और वीरमदेव को कहा अलाउद्दीन खिलजी ने कि देखो बेटा, मेरी लड़की जो है वो तुमसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है और तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहती है। वीरमदेव सोचो तो गल में गल गयो मरेड़ो सा, पर फिर भी आदमी हाँ सही करांगा। वीरमदेव ने कहा कि मुझे रात का तो समय दो, आप आते ही ऐसे अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दोगे तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अलाउद्दीन ने कहा, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सुबह होते ही बता देना, तुम्हारी चॉइस, परंतु हमें जवाब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में चाहिए, नेगेटिव जवाब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वीरमदेव सोचो, बेटो तुम्हारे को जिक्र रोड़ो को नहीं, पर चलो कोई नहीं देखांगा। वीरमदेव रातों रात भागकर कहां आ गया भाई? कान्हड़ देव चौहान के पास में आ गया। जैसे वीरमदेव आया तो फिरोजा को पता चल गया, बोला वीरमदेव तो चला गया। फिरोजा क्या करती है? फिरोजा भी इस वीरमदेव के पीछे पीछे आ जाती है कि 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। इतो सोरो पिछो छोड़ने वाली को नहीं। कान्हड़ देव के दरबार में आकर फिरोजा ने आवाज लगाई, बोला महाराज
हमारा फैसला कीजिए। तो कानड़देव चौहान रातों रात दरबार लगाया और कहा भी ऐसी कौन सी बात होगी, किस बात का फैसला करवाने के लिए बेटा? तो फिरोजा कहती है पापा महाराज, मैं आपके लड़के के साथ में मोहब्बत करती हूँ और मैं आपके लड़के के साथ में शादी करना चाहती हूँ। कानड़देव चौहान शानो आदमी। कानड़देव चौहान ने कहा बेटा भी तुम तो करती हो, लेकिन मैं अपने पुत्र से तो पूछ लूं उसका क्या फैसला है। बोला पूछो, परंतु मुझे तो आपके लड़के के साथ में शादी करनी। वीरमदेव को बुलाया रातों रात। कानड़देव चौहान ने जैसे ही बुलाया तो वीरमदेव आते, हाँ पापा बोलो, क्या कहा? कानड़देव चौहान ने वीरमदेव चौहान को कहा बेटा ये लड़की आई है दिल्ली से और कहती है कि मैं आपके लड़के के साथ में मोहब्बत करती हूँ और आपके लड़के से शादी करना चाहती हूँ। वीरमदेव चौहान ने कहा कि मामा लाजे भाटिया, मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे मैं परनू तुर्कणी पश्चिम उगे बान। पापा मैं इसके साथ में क्या नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इनका जो बैकवर्ड है वो बड़ो खराब है। बोले बेटा किया? इसकी मम्मी चिमना बेगम भी मोहम्मद शाह सगबाज की एड़ पापो अलाउद्दीन खिलजी जी को भी पद्मनी लारे पड़े रही। तो पापा मैं इन सगे ब्याह भी कौन करा सकूं। तो फिरोजा यहां से चली आती है अपने पापा के पास में और अलाउद्दीन खिलजी को कहती है कि मुझे अब वीरमदेव चाहिए, चाहे आप कैसे भी करके लाओ, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, वीरमदेव चाहिए। मैं उसी के साथ में शादी करूंगा, वरना मैं खाना तक नहीं खाऊंगा। अब अलाउद्दीन खिलजी भाई क्या करे बेचारा। कानड़देव चौहान जो था वीरमदेव का पिता, इधर से अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली का राजा, जो अपनी पुत्री फिरोजा की जिद के आगे झुक चुका था। इसने सोचा भी चलो करते हैं कुछ। अलाउद्दीन खिलजी 1308 की बात थी, 1308 की बात थी और अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि भाई अब तो जालोर के दुर्ग पर क्या करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। परंतु जालोर के दुर्ग पर अटैक करने से पहले जालोर की एक कुंजी है जिसका नाम क्या है, सिवाड़ा दुर्ग। कौन सा दुर्ग है साथियों? सिवाड़ा दुर्ग। जालोर की जो कुंजी है जिसका नाम क्या है, सिवाड़ा दुर्ग। पहले हम इसको जीत लेते हैं। सिवाड़ा दुर्ग जो बाड़मेर के अंदर है, कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। सिवाड़ा दुर्ग बाड़मेर के अंदर हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर है। कौन सी? हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर है, जिसका निर्माण जो है वो वीर नारायण पंवार ने करवाया था। किसने? वीर नारायण पंवार ने निर्माण करवाया था। कौन से दुर्ग का? सिवाड़ा दुर्ग का। और 1308 के अंदर सिवाड़ा का जो राजा था वो कानड़देव का कोई सेनापति जिसका नाम था सातल देव। क्या नाम था? सातल देव। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 के अंदर सिवाड़ा पर अभियान करने के लिए एक सैनिक बुलाया जिसका नाम था कमालुद्दीन गुरग। कमालुद्दीन गुरग, एक कमाल का बंदा बुलाया जिसका नाम क्या था? कमालुद्दीन गुरग। इस कमालुद्दीन गुरग ने 1308 में सिवाड़ा के ऊपर आक्रमण कर दिया। सिवाड़ा के दरवाजे नहीं खोले चौहानों ने। काफी समय बीत गया, 8-10 महीने बीत गए। तो सातल देव जो था इसका एक सैनिक था जिसका नाम था बावले पंवार। क्या नाम था? बावले पंवार। इस बावले पंवार को कमालुद्दीन गुरग ने कुछ लालच दिया और लालच देकर बावले पंवार को अपनी तरफ मिला लिया। जब बावले पंवार कमालुद्दीन गुरग की तरफ मिल जाता है तो ये कमालुद्दीन गुरग को दुर्ग के गुप्त रास्ते बता देता है और जिसकी वजह से सातल देव जो है ये कमालुद्दीन के साथ में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब कि सातल देव के नेतृत्व में क्या होता है? केसरिया होता है। सातल देव के नेतृत्व में क्या होता है? केसरिया होता है। और इस सातल देव की जो पत्नी थी जिसका नाम था मेणा दे। क्या नाम था? मेणा दे। इस मेणा दे के नेतृत्व में क्या होता है? जोहर होता है। ये सिवाड़ा का शाका हुआ था। कहां पर शाका हुआ था? सिवाड़ा के अंदर शाका हुआ था। और सिवाड़ा का जो शाका हुआ था इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ा के ऊपर क्या कर लिया?
अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर अधिकार कर लिया और सिवाना का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम कर दिया? खैराबाद कर दिया। क्या नाम कर दिया? खैराबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर अधिकार कर लिया और सिवाना कौन से दुर्ग की कुंजी है? जालोर दुर्ग की कुंजी है। सिवाना पर जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ तो अब अलाउद्दीन खिलजी 1311 के अंदर, कब? 1311 के अंदर सेना भेजेगा जालोर अभियान के लिए। अलाउद्दीन खिलजी 1311 के अंदर सेना भेजेगा कौन से अभियान के लिए? तो 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी सेना भेजेगा जालोर अभियान के लिए। कौन से? जालोर अभियान के लिए। और इस बार भी किसको भेजेगा? कमालुद्दीन गुरग को। किसको भेजेगा? कमालुद्दीन गुरग को भेजेगा 1311 के अंदर। अब 1311 के अंदर जो जालोर का दुर्ग था, इस जालोर के दुर्ग के चारों ओर घेरा बना लेता है कमालुद्दीन गुरग। लेकिन इस 1311 वाले जालोर अभियान के लिए कहा जाता है कि यहां पर जो फिरोजा थी, इस फिरोजा ने अपनी एक सहेली को भेजा था कि तुम वीरमदेव को जिंदा मेरे पास में लेकर आना, तुम वीरमदेव को जिंदा मेरे पास में लेकर आना। तब यहां पर जब कमालुद्दीन गुरग 1311 में जालोर का जो दुर्ग था, इस जालोर के दुर्ग के चारों ओर घेरा बनाता है, तो यहां पर भी राजपूत योद्धाओं ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले थे। तब कानड़देव चौहान का एक सैनिक आता है जिसका नाम था दाहिया बिक्का। क्या नाम था? दाहिया बिक्का नाम का सैनिक था। और दाहिया बिक्का नाम का सैनिक बिक गया था किसके पैसों के? तो कमालुद्दीन गुरग ने दाहिया बिक्का को खरीद लिया था। और दाहिया बिक्का के विश्वासघात के कारण यहां पर जालोर के अंदर 1311 में कान्हड़देव चौहान के नेतृत्व में क्या होता है? केसरिया होता है। क्या होता है साथियों? केसरिया होता है। और इसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था जेतल दे। क्या नाम था? जेतल दे। तो जेतल दे के नेतृत्व में यहां पर क्या होता है? जोहर होता है। ये 1311 के अंदर कहां पर शाका हुआ था? जालोर के अंदर शाका हुआ था। जैसे ही जालोर के अंदर शाका होता है तो वीरमदेव जो था, इस वीरमदेव ने वीरता दिखाई और वीरमदेव ने जो इनकी कुल देवी थी आशापुरा माता, कौन सी माता? आशापुरा माता। साथियों, इस आशापुरा माता के सामने कटार गोप कर अपने प्राण त्याग दे, अपनी जान दे दी। किसने? वीरमदेव ने। आशापुरा माता के सामने, यानी इसने गर्दन काट ली। फिरोजा की जो सहेली आई थी उसने उस गर्दन को उठाकर फिरोजा के पास में लेकर गई। बताया जाता है साथियों कि उस फिरोजा ने उस गर्दन के सामने भी अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन वो गर्दन भी घूम गई थी फिरोजा के प्यार के आगे, यानी कि फिरोजा के प्यार को बिल्कुल नकार दिया था उस वीरमदेव की गर्दन ने। तो ये इतिहास का एक तरफा प्यार था। जो वीरमदेव था उसकी जिद थी कि वो फिरोजा के साथ में मोहब्बत नहीं करता था और फिरोजा की जिद थी कि हर हालत में वीरमदेव को पाना। इस प्रकार से ये जालोर का इतिहास था। उसके बाद में फिरोजा जो है वो यमुना नदी के अंदर, कुछ जगह गंगा लिखी है, कुछ जगह यमुना लिखी है, यमुना नदी के अंदर कूदकर अपनी जान दे देती है। ये था अपने जालोर के चौहान। तो अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।